हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयू सर फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज बियो-सावर्ट लॉ। तो बियो-सावर्ट लॉ जो है वो आपको क्या बताएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड की वो क्वांटिटी फाइंड आउट करके वो आपको बताएगी। ठीक है, ओके। वो स्टार्ट करने से पहले हम इसके आगे की जो फिजिकल क्वांटिटी हमने डिराइव की उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रिक करंट है। दिस इज द मैग्नेटिक सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो उसका वो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। वो फोर्स कितना लगाएगी कि भाई आपके पास कोई एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, वो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और वो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को आपको एक फील्ड में ला रहे हो, कोई एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में आप ला रहे हो, तो उस पर फोर्स लगने वाला F इज इक्वल टू QEB। दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो दैट एफ QEB साइन इट आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी कंडीशन अवेलेबल है। वो कंडीशन क्या है कि भाई वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर दोनों इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल हुए तो थीटा इज इक्वल टू हो जाती है 0 और 180 डिग्री। तो आपको मालूम है कि भाई साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और 180 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, इसलिए वहाँ पे आपका फोर्स होने वाला है 0। ओके, देन आपने हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई वो जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल मिसके एक आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप लाते हो तो एक रिवॉल्यूशन करने लगता हो, तो रिवॉल्यूशन करती है तो उसकी रेडियस, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और सभी सारी फंडामेंटल क्वांटिटी आपने फाइंड आउट की थी। ओके, देन आफ्टर आपने ये भी देखा था लॉरेंस फोर्स के बारे में। भाई लॉरेंस फोर्स क्या होती है कि भाई कोई एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, बट उसके पास चार्ज पार्टिकल भी अवेलेबल है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर लेती है। तो लॉरेंस फोर्स क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका इक्वेशन क्या बनने वाला, F इज इक्वल टू QE प्लस V क्रॉस B, ऐसा आपने लिखा हुआ था। ठीक है, ओके। देन आफ्टर हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई आपके पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल्स आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक इसके एंगल के साथ आप एंटर करवा रहे हो, तो कोई एक एंगल के साथ आप एंटर करवाएंगे तब वो क्या बनाएगा, कोई हेलिकल पाथ क्रिएट वो करेगा। ऐसा कोई हेलिकल वो पाथ क्रिएट कर सकता है। ओके, वो हेलिकल पाथ क्रिएट करेगा तो उसमें वो वाली इक्वेशन में आपने फाइंड आउट किया था कि भाई उसकी इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ओके, उसकी पीस की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया था। ओके, देन आफ्टर हमने देखा था कि भाई साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या होती है, साइक्लोट्रॉन एक बेसिक एक डिवाइस होती है। वो डिवाइस का हम यूज़ करके कोई एक आयन चार्ज पार्टिकल्स का हम क्या कर सकते हैं, उसकी एक एनर्जी हम इंक्रीज कर सकते हैं। वो क्या करती है, एक उसकी वेलोसिटी आपको इंक्रीज करके दे देगी। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है 1/2mv², सो दैट योर काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज। ओके, वो जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने वाला जो पार्टिकल्स आपके पास है वो पार्टिकल को आपको एक न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करने में उसको आपको स्ट्राइक करना है, क्योंकि आपको एक न्यूक्लियस को ब्रोक करना है। ठीक है, तो भाई न्यूक्लियस को आपको स्टडी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई न्यूक्लियस को ब्रोक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो वो वाली प्रिंसिपल में आपने देखा था कि भाई वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फंडामेंटल यूज़ हो रहा था, देन पर मैग्नेटिक फील्ड भी यूज़ हो रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन करती है और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, वो बिना एक्सेलरेशन करके वो एक रिवॉल्यूशन मोशन करवाती थी। ठीक है, तो आपका चार्ज पार्टिकल्स पहले क्या करेगा भाई, एक्सेलरेशन करके एक होलो डिस्क में जाएगी और होलो डिस्क में एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, वो एक टर्निंग करेगी और देन आफ्टर वापस क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी तो वापस उसकी एक्सेलरेशन होगा तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। और कहाँ तक इंक्रीज होगी, जब ये जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो साथ में उसकी रेडियस भी इंक्रीज होती है और उसकी रेडियस एक आपके डिस्क की जैसी रेडियस नहीं हो जाए तब तक उसकी प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगी। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, वो विंडो में से हम ये चार्ज पार्टिकल्स को हम एक न्यूक्लियस के फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट में हम हिट करवा देंगे। ठीक है, ये हमारे एक साइक्लोट्रॉन का इसका एक बेसिक फंक्शन था। ओके, तो उसकी लिमिटेशन भी थी। उसकी लिमिटेशन क्या थी, अगर आपने डिस्क बहुत बड़ी कर दिया तो उसमें आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकते, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकते हो तो आपका पार्टिकल इसके जो आपका पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंड पे और एक टाइम पीरियड डिपेंडेंट है उस पर। ठीक है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कर दिया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, मिसके उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा मिसके कम हो जाती है, टाइम पीरियड से वो इन्वर्स है तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओके। इसकी रिस्पेक्ट में इसके आपको क्या करना है कि भाई उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड आपको एक कांस्टेंट रखनी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होने से आपका टाइम पीरियड टी की भी वैल्यू चेंज हो जाती है।
और उसकी रिस्पेक्ट में आपकी जो सिंक्रोनाइज प्रोसेस है, सिंक्रोनाइज का क्या मीनिंग होता है, ये जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, और आपने बैटरी के साथ एक ऑक्सीलेटर लगाया हुआ है उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। वो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, बट वो दोनों की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस आ जाएगा तो आपकी जो वो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपकी स्टॉप हो जाती है। और यहाँ पे आप ओनली फॉर एक आयन पार्टिकल का ही यूज़ कर सकते हो, आप एक इलेक्ट्रॉन का भी नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? इलेक्ट्रॉन का मास में इसके डिक्रीज होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। देन आप न्यूट्रॉन का भी नहीं यूज़ करते हो, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज पार्टिकल्स भी अवेलेबल नहीं है। अगर चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका एक्सीलरेशन नहीं होगा। वो सारी लिमिटेशन आपने स्टडी की हुई थी, ठीक है। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है बीओ सार्वंट लॉ, हम उसकी वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, ठीक है। तो बीओ ने क्या बताया कि भाई बीओ सार्वंट ने ऐसा बताया कि भाई हमारे पास कोई एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स की अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी कितनी है कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है। जैसे कि आपने एक ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आपने देखा था स्टैंडर्ड 11th में कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड का हमने इक्वेशन क्या स्टडी किया हुआ था कि भाई Gm/r², जो आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वो एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या मीनिंग होता है कि भाई डिस्टेंस हम डबल करेंगे तो हमारा मीन्स के जो ग्रेविटी की जो फील्ड है उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ओके, तो वैसा ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने इक्वेशन बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूटिलिटी पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या हमारा इक्वेशन था kq/r²। तो वहाँ पे भी डिस्टेंस में r² आती है, वहाँ पे भी r² आती है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन सा है, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल कहाँ पे ट्रैवल करेगा भाई, कंडक्टर में ट्रैवल करेगा, ख्याल आया। वो कोई एक इंसुलेटर में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ऐसा हमारे पास एक सिंपल सा एक तार अवेलेबल है, तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका चार्ज पार्टिकल इसके ट्रैवल करेगा। तो वो चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो बेसिक हम क्या मानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट दिस इज सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसमें से हमने करंट को पास आउट कर दिया तो उसकी अराउंड क्या प्रोड्यूस हो गई होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो उसका इक्वेशन क्या बनने वाला है कि भाई पहले हमने ऐसा सोच लिया कि भाई उसका भी इक्वेशन है कि कूलम लॉ का जो इक्वेशन था ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो कूलम लॉ का इक्वेशन आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ रहा था kq/r²। तो हमने यहाँ पे क्या बनाने की ट्राई की कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है भाई I, तो I/r², बट I/r² हमने बनाया तो हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू रॉन्ग आ रही थी, क्योंकि ये जो लेंथ अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट को फ्लो करवाने के लिए एक चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो करवाने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, और अभी तक हम क्या करते थे, ओनली फॉर 1 पॉइंट हम कंसिडर करते थे। देखिए यहाँ पे कि आपका एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, आपको चार्ज को ट्रैवल करना है तो आपको 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। मीन्स के मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके लिए एक लेंथ की रिक्वायरमेंट है, एक पॉइंट नहीं चलेगा, चला गया। तो ए वाली कंडक्टर में से आप करंट को फ्लो करवाते हो तो उसके पास कोई एक लेंथ भी होनी चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, वो लेंथ वेरी स्मॉल में कंसिडर कर लेता हूँ ऐसी। तो जो वेरी स्मॉल लेंथ है हम उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ तक का बहुत सारे डिफरेंशियल का इक्वेशन हमने देखा कि भाई हमारा जो चार्ज पार्टिकल्स पे हमको स्मॉल करना था तो हम dq ले लेते थे। ऐसे हमारे पास यहाँ पे एक पूरी इतनी लेंथ अवेलेबल है, बट मैंने क्या कंसिडर कर लिया, इट अ वेरी स्मॉल लेंथ। दिस स्मॉल लेंथ इट इज नॉन एज द dl। तो हम dl की वैल्यू क्या होती है कि भाई dl की वैल्यू 0 नहीं होती है, बट अप्रोच टू 0 होती है। उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, लिमिट का इक्वेशन हम लगा देते हैं कि लिमिट डेल्टा L टेंड्स टू 0। उसका मीनिंग क्या होता है कि भाई उसकी परफेक्ट वैल्यू 0 नहीं है, बट वो नियर की मीन्स के 0 की नियर है, 0.001 समथिंग होती है, ठीक है। ओके, तो इतनी हमने एक स्मॉल लेंथ, हमने एक स्मॉलेस्ट लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, dl बोल सकते हैं। ओके, तो dl में से करंट पास आउट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो करंट एलिमेंट हमारा क्या बना, आइडियल। तो यहाँ पे आइडियल से क्या आपको मिलेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। तो आइडियल के पास एक डायरेक्शन होती है, वो करंट की डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होए। ओके, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे पॉइंट डिसाइड किया, तो देखिए उसकी भी इसका एंगल कुछ बन रहा है। यहाँ पे मैंने पॉइंट डिसाइड किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का यहाँ से लेके यहाँ तक का आप लाइन ड्रॉ करेंगे और उसकी रिस्पेक्ट में आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसकी भी इसका कोई एंगल बना। तो यहाँ पे देखिए कि भाई ध्यान आप मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको ऐसे में कर देता हूँ।
तो एंगल वापिस क्या हो गया चेंज, देना पर मैं ऐसे कर देता हूँ तो एंगल आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपकी मीन्स के पोजीशन को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या अवेलेबल है, लेंथ अवेलेबल है। अब जैसे जैसे आप पोजीशन को चेंज करेंगे कंडक्टर की, ऐसे ऐसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंजेस हो रही है। तो आपका क्या फाइंड आउट हुआ कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो मैग्नेटिक फील्ड एक एंगल पे डिपेंडेंट है। किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, एंगल की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है, ख्याल आया। ओके, वो किसकी भी एंगल की वो डिपेंडेंट है कि भाई एक तो एक आइडियल के पास एक डायरेक्शन होती है, इसी यही डायरेक्शन आपकी करंट जाती है, तो उसकी भी डायरेक्शन क्या आएगी, यही डायरेक्शन आएगी। देना पर आपने यहाँ पे एक पॉइंट डिसाइड किया कि दिस पॉइंट इज अ पी पॉइंट। ओके, तो पी पॉइंट को आपने एक जो आइडियल कंसिडर किया तो वहां से आपको कनेक्ट करना है, तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देना पर इज आइडियल वेक्टर, तो उसकी भी इसका जो एंगल है दिस एंगल इज चेंज, ठीक है। तो आप पोजीशन चेंज करेंगे तो वो एंगल आपका चेंज होने वाला है, वो एंगल आपका चेंज होगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड पहले तो कौन सी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा, साइन थीटा आएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा, तो साइन की वैल्यू चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कि भाई हमारी करंट मिस के यहाँ पे जा रही है, तो आपको एक राइट हैंड पाम रूल्स आपको यूज करना है। तो आपको थंब एक करंट की डायरेक्शन में रखनी है और आपका पॉइंट कहाँ पे भाई, यहाँ पे है, तो आपका पॉइंट की रिस्पेक्ट में आपको एक मिस के डिस्प्लेसमेंट की रिस्पेक्ट में आपको एक ऐसा पाम रखना है। यहाँ पर ये उंगली को आपको ऐसे करनी है, ठीक है, ये फिंगर को आपको ऐसे करनी है। तो देखिए कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जा रही है, इनसाइड जा रही है, चला है। देखिए यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी जा रही है, इनसाइड जा रही है, तो आप क्या बता रहे हो कि भाई इनसाइड गोइंग टू इनसाइड पेपर, तो उसकी साइन क्या आई, क्रॉस। देना पर आपने एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किया कि भाई दिस पॉइंट इज अ क्यू, तो देखिए यहाँ पे आपने ऐसा थंब रखा और ऐसे आपने टर्न कर दिया, तो देखिए अभी आपकी जो फिगर है वो आपकी तरफ आ रही है, आपकी जो फिंगर है वो आपकी तरफ आ रही है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोइंग आउटसाइड पेपर आ रही है, तो उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, डॉट से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम उसकी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी हम डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तेना पर उसने इक्वेशन बना दिया कि भाई ऐसे, उसने कैसे इक्वेशन बना दिया कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है वो डिस्टेंस पे कौन सा रूल अप्लाई करेगा, जैसे कूलम्स लॉ अप्लाई करता था ऐसा ही कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल करने से उसकी स्ट्रेंथ 4 टाइम डिक्रीज हो जाती है, मीन्स के इनवर्स स्क्वायर लॉ के वो डिपेंडेंट है। मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंडेंट है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंडेंट है। बट यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ कि भाई ए वाली जो फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द एंगल, ठीक है, वो एक एंगल की वैल्यू पे भी डिपेंडेंट है, इसलिए उसका इक्वेशन क्या बनेगा, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये म्यू नॉट क्या है भाई, देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक में आपका एटमॉस्फेयर आ रहा है, तो एटमॉस्फेयर भी क्या है, एक वन टाइप ऑफ मीडियम, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वहाँ पे डिक्रीज होके जाएगी। आपने इतना डिस्टेंस रखा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड सपोज के यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है 100, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है 100, बट आपका पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ओनली फॉर 25, तो 75 क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, 75 क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा यूनिट मिसके इंडिकेट यूज करेंगे, म्यू नॉट इंडिकेट करेंगे। तो म्यू नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, परमीएबिलिटी हम बोल सकते हैं, और उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आती है, कितनी आती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। भाई ऐसा ही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी किया हुआ था, वहाँ पे क्या आ रही थी, एप्सिलॉन नॉट आ रही थी। तो एप्सिलॉन को हम क्या बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, बट एटमॉस्फेयर यहाँ पे अवेलेबल है तो हम उसको फ्री स्पेस नहीं बोल सकते, ठीक है। फ्री स्पेस हम किसको बोलेंगे भाई, वैक्यूम को हम बोलेंगे। तो यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर अवेलेबल है, हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज अवेलेबल था, तो पॉइंट चार्ज की एक नियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही थी वो एक 1000 थी, बट जैसे जैसे हमने डिस्टेंस को इंक्रीज किया और यहाँ पे हमारा पॉइंट आया तो उसकी इंटेंसिटी हमने देखा कि भाई यहाँ पे तो ओनली फॉर 500 की आ रही है, बट वो प्रोड्यूस कितनी कर रही है 1000, और यहाँ पे पॉइंट पे कितनी आ रही है, ओनली फॉर 500 आ रही है। तो 500 हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो गई कहाँ, ये मीडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया, चला है, वो मीडियम ने क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिस्टेंस इंक्रीज होने से डिक्रीज हो जाती है। अभी आपको मालूम पड़ा, वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ से प्रोड्यूस हुई तो वो 100 थी, बट जैसे हमने यहाँ पे डिस्टेंस रखा पी पॉइंट पे, इतना डिस्टेंस हमने रखा सपोज के 5 सेंटीमीटर जितना, तो 5 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस रखा और यहाँ पे हमने देखा कि भाई उसकी इंटेंसिटी तो 25 हो गई है,
चला है तो उसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। डिस्टेंस इंक्रीज होने से उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, चला है आपको डिस्टेंस इंक्रीज होने से उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो भी कौन सा लॉ को फॉलो कर रही है, इनवर्स के लॉ को फॉलो कर रही है। ओके, तो उसका इक्वेशन क्या बना, म्यू नॉट आईडीएल अपॉन 4πr²। वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर आप वेक्टर सेफ लगाएंगे तो डिवाइड में क्या आने वाला है, r³ आने वाला है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करने आएगा ही कि भाई उसका हम किसका हम यूज़ करेंगे, राइट हैंड पाम रूल का हम यूज़ करेंगे। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड भी आ सकती है और आउटसाइड भी आ सकती है, ठीक है। ओके, और दोनों क्या होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। देखिए यहाँ पे आपने थंब रखा और ए प्लेन, ए थंब और ए आप फिगर देखिए कि भाई उसकी बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और आपको ए बी ऐसे करना है तो ए बी एंगल आपका कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। देखिए दिस इज अ 1, दिस इज अ 2 एंड दिस इज अ 3rd। ओके, दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस और दिस इज अ जेड एक्सिस। तो यहाँ पे तीनों वेक्टर को आपको इंडिकेट करना है कि भाई आपका करंट यही डायरेक्शन में जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे है, दिस इज अ एक्स, दिस इज अ वाई एंड आपके मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है ऐसी, ठीक है। दिस इज अ जेड, चला है। तो ऐसे आपको उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ओके, हम देखते हैं बियो-सावर्त लॉ। तो टुडे आवर टॉपिक इज बियो-सावर्त लॉ। वो क्या बताती है हमको, वो एक हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करके देगी, ठीक है, बियो-सावर्त लॉ। ओके, तो हमने स्टडी किया कि भाई सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज पार्टिकल होती है, बट मूविंग चार्ज पार्टिकल होना जरूरी है। तो आपका चार्ज पार्टिकल पहले कोई एक पॉइंट पे था और दूसरा पॉइंट पे उसको जाना है, तो उसके पास क्या होगा, एक लेंथ होगी ना। ओके, और मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, आइडियल करंट एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, आई इंटू डी एल। हमने एक स्मॉल लेंथ हमने कंसिडर कर लिया। और अब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका फिजिक्स का कोई भी इक्वेशन है ना, वो आप इसके का पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको लेंथ क्या करनी है, वेरी स्मॉल के आप उसका मिसके आप एक पॉइंट जैसा आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको एक स्मॉल लेंथ डीएल आपको कंसिडर करना है। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी हो गई आइडियल, और आइडियल को हम क्या बोल सकते हैं, एक करंट एलिमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड source of magnetic field is ideal current element, ठीक है। हम उसको क्या बोल सकते हैं, करंट एलिमेंट बोल सकते हैं। ओके, देन आप हम क्या कंसिडर करते हैं, कोई एक मिस्टर कंडक्टर हम कंसिडर कर लेते हैं। ऐसा कोई एक हमारे पास कोई कंडक्टर अवेलेबल है ऐसा। ओके, इसमें से हमारा मिसका करंट का फ्लो होगा। ओके, करंट का फ्लो होता है आई, इसके अपर डायरेक्शन में उसका करंट का फ्लो होता है, ऐसा हमने मान लिया। देन आफ्टर यहाँ पे हमको क्या कंसीडर करना है, कि स्मॉल लेंथ हमको कंसीडर करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ कंसीडर कर लिया। यहाँ पे इसके लेंथ है डीएल, और इसमें से करंट कितनी जाएगी, आई। जैसे कि यहाँ पे करंट जाती है आई, तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी क्या बताती है कि भाई जितना करंट आपने इनपुट करवाया इतना करंट आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आई डी एल उसका ये हो गया करंट एलिमेंट। देन आफ्टर हमारे पास एक पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट पी पे आपको क्या फाइंड आउट करनी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से करंट जा रही है तो उसके अराउंड पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ना। तो हमको ये पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, भाई उसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, 20 है, 30 है, वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो ए इक्वेशन एक बियो-सावर्त लॉ ने फाइंड आउट किया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक डिस्टेंस हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो उसकी भी इसका एंगल यहाँ पे बन रहा है, देखिए थीटा एंगल। ओके, तो पोजीशन चेंज करने से, अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट कंसिडर किया तो ऐसे बनेगा। तो पोजीशन आप जब चेंज करते हो तब आपका थीटा एंगल की भी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ओके, तो बियो ने क्या किया कि भाई बियो ने कोई इसका एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया। उसने क्या कर लिया, जो आपके कूलम्ब्स लॉ की इक्वेशन थी उसकी उसने कॉपी मार दिया। जैसे कि कूलम्ब्स लॉ ने ग्रेविटेशनल का जो लॉ था उसको उसने कॉपी मार लिया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बियो ने क्या किया कि भाई बियो-सावर्त लॉ ने एक किया कि भाई जो हमारा इसके कूलम्बियन लॉ का इक्वेशन था E=KQ/r², उसने कॉपी मार दिया, ठीक है। ओके, तो उसने मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे उसका सोर्स एक मीन्स के आई नहीं हो सकता, बट क्या हो सकता है, आइडियल हो सकता है। और उसने देखा कि भाई ये जो डिस्टेंस हम इंक्रीज करेंगे
तो उसकी इंटेंसिटी मीन्स के डिस्टेंस का स्क्वायर लॉस है, उसकी इनवर्स स्क्वायर लॉस है, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो उसने एक वेक्टर के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन उसने इंट्रोडक्शन दिया कि भाई डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई। क्यों डी बी आया? क्योंकि यहाँ पे आपने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है ना, आइडियल। आपने एक स्मॉल एलिमेंट डी एल कंसिडर की है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी क्या आएगी, वेरी स्मॉल ही आने वाली है ना, इसलिए आपने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, डी बी। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे एक करंट एलिमेंट आई डी एल, और इंटू हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में आर, वेक्टर सेल्फ आर अपॉन हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई अपॉन आर क्यूब हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर सेल्फ आ रही है। ठीक है, तो वेक्टर सेल्फ का क्या मीनिंग होता है, वेक्टर सेल्फ आर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर होती है ना। ओके, ऐसी उसकी इक्वेशन होती है, सॉरी एक यूनिट वेक्टर की इक्वेशन ऐसी होती है कि भाई वेक्टर सेल्फ अपॉन मोड ऑफ आर, बट एक वेक्टर की क्या इक्वेशन होती है, यूनिट वेक्टर इनटू वेक्टर सेल्फ होती है। ठीक है, ओके, और उसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक क्रॉस प्रोडक्ट आ रही है ना। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट आ रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा, साइन थीटा लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन बना देता हूँ कि भाई डी बी इज इक्वल टू उसका मोड ऑफ, उसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा उसका इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ओके, तो वेक्टर का क्या मीनिंग होता है, ये वेक्टर क्या बताती है, वो डायरेक्शन भी बताती है और मैग्नीट्यूड भी बताती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना बताएगा, आर जितना वो मैग्नीट्यूड बताएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आर क्यूब लिखा हुआ था। एक ओम्स लॉ में, मिसका ओम्स लॉ नहीं सॉरी, बट आपने कूलम्ब्स लॉ में आपको मालूम ही कि वेक्टर का रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। अगर आपको यहाँ पे यूनिट कैप आर लिखना है तो यहाँ पे आपको आर स्क्वायर ही लिखना है, और वेक्टर शेप लिखना है तो आपको यहाँ पे आर क्यूब करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे साइन थीटा एंगल आएगा। तो ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। ये बी ओ सर्वेलो ने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट किया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो देन पर हमको क्या स्टडी करना है कि भाई उसकी डायरेक्शन कैसे होती है। तो उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है ना, तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या आएगी, के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या आती है, के कैप आती है ना। बट यहाँ पे आप मिस के राइट एंड थंब रूल का भी आप यूज़ कर सकते हो कि भाई करंट की डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, थंब, और आपका पी पॉइंट कहाँ पे भाई, यहाँ पे, तो आपको वैसे उसका पाम ऐसे रखना है। ठीक है, पाम आपने ऐसे रख दिया, और आपकी उंगली कहाँ पे जा रही है, इनसाइड, तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या कैसी जा रहेगी, मीन्स के इनसाइड गोइंग, इनसाइड वेपर। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस लगा देता हूँ। ठीक है, और ऐसे आपके पास यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट अवेलेबल है तो कैसे आएगी, देखिए यहाँ पे आपने थंब रखा, तो ऐसे आपको टर्न करके ऐसे आना पड़ेगा। आपका पाम यहाँ पे रखना है, तो आपकी उंगली जो देखिए कि भाई आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई उसका साइन आएगा, डॉट आएगा। चलाइए आपको, ऐसे आपको उसकी डायरेक्शन भी आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए अभी आप वो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कि भाई आई की जो डायरेक्शन है उसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, देन आफ्टर इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमारी मिस का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मिलेगी, जेड एक्सिस पे मिलेगी। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होती है आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट कैप वेक्टर होती है जे कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या आएगी, के कैप आएगी। ख्याल आया, तो उसकी भी डायरेक्शन क्या आएगी, के कैप की डायरेक्शन में आएगी। मिस के वो कैसे लगती है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे आर के अलोंग टू नहीं आएगी बट नॉर्मल में आएगी। ठीक है, ओके, तो डायरेक्शन के बारे में हम लिख देते हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हुआ, ये क्या फाइंड आउट हुआ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी फाइंड आउट हुई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन अपन हमको डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। द डायरेक्शन इज गिवन टू बी राइट हैंड palm रूल्स, इजी है। द डायरेक्शन इज given by राइट हैंड पाम रूल्स। ओके, राइट हैंड पाम रूल्स में आपको मालूम पड़ा कि भाई आपको थंब एक्स करने की डायरेक्शन में रखनी है, और आपको पाम इसका एक पोजीशन वेक्टर के बारे में साइड आपको रखनी है, और आपका पी पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी उंगली मिस के नॉर्मल में ऐसे इंसर्ट जाती है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस आएगा। और आपका क्यू पॉइंट अगर यहाँ पे, तो आपको ऐसे टर्न करके आपको ऐसे आना है, तो यहाँ पे डॉट आएगा। ठीक है, ओके, तो उसको आप यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यूज़ राइट हैंड थंब अलोंग, आपको थंब कैसे रखना है, अलोंग डीएल के डायरेक्शन में आपको रखना है। डीएल इसके एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। ठीक है, और पाम आपको कैसे रखना है, पाम इज अलोंग आर,
so that P is at the palm, then normal to palm is gives direction of magnetic field, direction of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। तो आपने पाम कैसे रखा, मीन्स के पाम आपने रखा अलोंग टू आर और थम आपने कैसे रखा अलोंग टू डी एल। ओके, तो आपकी जो मीन्स के फिंगर आपकी बताएगी वो कैसे आपकी डायरेक्शन होगी, इज नॉर्मल टू पाम होगी। तो यहाँ पे मीन्स के वाई के वाई और जेड एक्सिस के क्या होती है कि नॉर्मली होती है ना। ओके, देन आफ्टर जैसे जैसे आपका एंगल चेंज होगा ऐसे आपकी डीबी की वैल्यू भी आपकी चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड का ये मीन्स का सिंबल है बी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस डीबी डिपेंड्स ऑन थीटा एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। डी एल और आर की बीच का जो थीटा एंगल है उसकी वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है। ओके, देखिए कि भाई यहाँ पे डी एल मीन्स के आपका पॉइंट पी यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वो 90 डिग्री पे ले आऊँगा तो यहाँ पे साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो जाती है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो डीबी की वैल्यू यहाँ पे इंटेंसिटी उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर मैं पॉइंट पी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, अगर मैंने पी पॉइंट को यहाँ पे ले लिया तो डी एल की डायरेक्शन में मैंने ले लिया, डी एल की भी यही डायरेक्शन है और आपकी पोजिशन वेक्टर की भी यही डायरेक्शन में है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे आपको कोई इंटेंसिटी आपको मिलने नहीं वाली है। ठीक है, ओके। देन पर हमको क्या करना है, कंपैरिजन करनी है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ओके, तो हम कंपैरिजन हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ओके, तो स्टूडेंट आपने एक बियो-सावर्त लॉ का इक्वेशन स्टडी किया कि भाई डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपन 4 पाई आर स्क्वायर होती है। देन पर हमको क्या देखना है कि भाई ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन था उसके साथ में आपको कंपैरिजन करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपका क्या मिल रहा था, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा आपका इक्वेशन था। ओके, ये दोनों इक्वेशन के साथ आपको उसको कंपैरिजन करनी है कि भाई उसमें सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं भाई सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के डिवाइड में क्या आ रही है भाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। उसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, इनवर्स स्क्वायर लॉ के बीच के फॉलो वो करती है। ओके, देन आप सेकेंड देखिए, सेकंड में एक इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट आती है और दूसरे इक्वेशन में म्यू नॉट आती है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस बोलते हैं और म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी बोलते हैं। हमने उसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हम क्या करेंगे, बोलेंगे उसको परमिएबिलिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या बोल सकते हैं, परमिटिविटी। ये परमिटिविटी और परमिएबिलिटी क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेगी। वो जितना एब्जॉर्ब करेगी उसकी इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके। तो वो दोनों पे दोनों मिसके किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, मीडियम पे डिपेंडेंट है। वो दोनों एक मीडियम पे डिपेंडेंट है कि भाई उसकी विश्व का मीडियम कौन सा है। यहाँ पे मिसके एटमॉस्फेयर अवेलेबल है तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू आएगी। का तो आपने बीच में कोई कॉपर रख दिया तो उसके हिसाब से उसकी कोई वैल्यू आएगी। का तो बीच में आपने एक वाटर रख दिया तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वो सभी मिसके एक मीडियम पे डिपेंडेंट है। तो बोथ आर इज अ मीडियम डिपेंडेंट, वो उसकी एक सिमिलरिटी है। तो यहाँ पर दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि भाई दोनों को कैसा फोर्स है कि लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का क्या मीनिंग होता है कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज अवेलेबल है तो इसमें से आपको मालूम है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ तक जाती है कि इन्फिनाइट डिस्टेंस तक वो जाती है। और आपके पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल है तो उसकी अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक जाती है कि भाई इन्फिनाइट डिस्टेंस तक वो जाती है। और दूसरा आपके पास एक मास एलिमेंट अवेलेबल है और मास के अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होती है। और ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक जाती है कि इन्फिनाइट डिस्टेंस तक वो जाती है। वो तीन फोर्स क्या हुए, एक लॉन्ग रेंज का फोर्स हुए। तो शॉर्ट रेंज हम किसको बोलेंगे, जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो न्यूक्लियस का फोर्स है वो हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो वो फोर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है क्योंकि उसकी डिवाइड में R/7 या R/8 समथिंग होती है। ख्याल है आपको R/7 और R/8 का क्या मीनिंग होता है। अगर आपने डिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज कर दिया तो इसके 2/8 आप सोचिए इतनी इंटेंसिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। तो वो वाली फोर्स को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज बोलेंगे। ठीक है, ओके। ये सभी क्या हुई, सिमिलरिटी हुई। तो डिसिमिलरिटी क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
एक क्यू चार्ज पार्टिकल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्यू चार्ज पार्टिकल इज अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। भाई हम चार्ज पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने देखा क्यू इज इक्वल टू एन ई प्लस माइनस एन ई। सो दैट हम क्या करते हैं, उसको क्वांटिटी मेजरमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, देन आफ्टर व्हाट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज आईडीएल। अभी तो आपने स्टडी किया आईडीएल क्या होती है, करंट एलिमेंट होती है, ठीक है। तो आईडीएल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका करंट का फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना मीन्स के क्यू के साथ एक वेलोसिटी अवेलेबल है और वेलोसिटी दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दैट ये जो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो एक वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है वो कैसा है, स्केलर। इन दोनों में डिसिमिलरिटी है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगती है, देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन अवेलेबल है और वहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल्स को क्रिएट किया, एक चार्ज पार्टिकल्स को हमने पुट किया, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो उस पर एक फोर्स लगने वाला है, कौन सा फोर्स लगने वाला है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, कितना, एफ इज इक्वल टू क्यू। तो एफ इज इक्वल टू क्यू जितना फोर्स लगेगा तो वो चार्ज पार्टिकल्स अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कैसे लगाती है, मीन्स के अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाती है। और मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगाती है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो एक नॉर्मली डायरेक्शन में वो फोर्स लगाती है। ओके, देन आफ्टर सेकेंड थर्ड डिफरेंस क्या अवेलेबल है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप यहाँ पे पॉइंट चार्ज अवेलेबल है तो उसकी इंटेंसिटी आप यहाँ पे मेजरमेंट कीजिए, यहाँ पे मेजरमेंट कीजिए, यहाँ पे मेजरमेंट कीजिए, यहाँ पे मेजरमेंट कीजिए, ठीक है। आपने डिस्टेंस तो सभी क्या रखा, सेम ही रखा, डिस्टेंस आपने सभी सेम ही रखा तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सभी पॉइंट पे क्या हो जाती है, सेम, सभी पॉइंट पे क्या हो जाती है, सेम, और पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, सेम। बट यहाँ पे आपने देखे अगर आपने एंगल भी चेंज किया तो एंगल चेंज किया तो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज ना हुई। बट मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, एंगल चेंज करने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज हो जाती है क्योंकि इट इज़ द एंगल डिपेंडेंसी, ठीक है। और एक एंगल की वैल्यू पे डिपेंडेंट है कि भाई आपका एंगल कितना है, क्या है, एंगल अगर मैक्सिमम इसका 90 डिग्री होगा तो उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी। ओके, देन आपने दूसरा डिफरेंस क्या है कि भाई एक दोनों तो एक मीडियम पे डिपेंडेंट है, वो आपको मालूम है, ठीक है। ओके, ये सभी सारी डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी के बारे में आपको स्टडी करना है। ओके, कंपैरिजन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इक्वेशन आती है, वो आपको मालूम है, के क्यू अपन आर आती है। ई इज इक्वल टू के की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में यहाँ पे आर क्यूब लिखूंगा तो यहाँ पे आपको वेक्टर से फार लिखना पड़ेगा। ओके, देन आफ्टर उसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, उसका ओनली फॉर मैग्नीट्यूड आपको बतानी है तो वो कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर आएगी, यहाँ पे आर नहीं आएगी, ठीक है, वेक्टर सेल्फ आर नहीं आएगी, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड में क्या आ जाती है, आर स्क्वायर आ जाती है। ओके, वैसे आपको डीबी का इक्वेशन आपको क्या मिला था, डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इन दोनों के इक्वेशन को आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की आपको कंपैरिजन करनी है। देखिए यहाँ पे कि भाई 4 अवेलेबल है, यहाँ पे भी 4 अवेलेबल है, यहाँ पे म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमीएबिलिटी हम बोलते हैं, ठीक है। म्यू नॉट इज अ परमीएबिलिटी, वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को कम कर देती है। यहाँ पे एप्सिलॉन भी क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कम कर देती है, उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, देन आपने यहाँ पे आइडियल इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और क्यू इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर स्क्वायर यहाँ पे डिस्टेंस इसका स्क्वायर लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पे भी है। ये एंगल पे डिपेंडेंट है इसलिए यहाँ पे साइन थीटा है, ये एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई कोई एंगल आपका साइन थीटा या कोस थीटा कोई नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो पहले तो मैं सिमिलरिटी लिखता हूँ कि भाई बोथ आर इज अ लॉन्ग रेस में आपको मालूम पड़ा कि भाई उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक होती है और डीबी की भी इंटेंसिटी इन्फिनाइट डिस्टेंस तक होती है, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक लॉन्ग रेंज फोर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। बोथ आर लॉन्ग रेंज। ओके, देन आफ्टर सेकेंड इज अ बोथ इज अ इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, इज अ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, both follow the inverse square law। then after
बोथ इज अ फॉलो ऑन द सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का फिनोमेना आपको मालूम है कि भाई आपके पास टू चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों की इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या करते थे, मीन्स के ऐड करते थे ना, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट आपकी आई कि भाई ड्यू टू द Q1 चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द Q2 चार्ज पार्टिकल, इन दोनों का आप एडिशन करते हो। ऐसे कि यहाँ पे आपके पास मीन्स के ऐसा दो कंडक्टर अवेलेबल है, एक में से आइडियल करंट जाती है और दूसरे में से फिर I2DL करंट जाती है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को आपको क्या करना है, ऐड कर देना। तो ऐसे वो सुपरपोजिशन का फिनोमिना को फॉलो करती है, ठीक है। तो तीसरा लिखना है कि आपको बोथ फॉलो सुपरपोजिशन। ओके, नेक्स्ट आपको डिफरेंस लिखना है कि भाई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू चार्ज पार्टिकल एंड क्यू इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ओके, तो फोर्थ आप लिखिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी क्या है, ये हमारी चार्ज क्यू है, दिस इज अ चार्ज। देन आफ्टर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड में क्या आती है, आइडियल, और आइडियल क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो दैट सोर्स ऑफ बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास I इंटू DL, ठीक है। और हम उसको क्या बोल सकते हैं, करंट एलिमेंट बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। ये हम उसको बोलते हैं चार्ज और उसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, ठीक है। ओके, देन आफ्टर फिफ्थ देखिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, कि भाई आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन अवेलेबल है, ऐसा आपके पास यहाँ पे कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवेलेबल है, आप उसमें कोई एक चार्ज पार्टिकल्स को पुट करते हो, दिस इज अ चार्ज पार्टिकल इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो उस पर फोर्स लगेगा यही डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू QE, दिस इज अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगा, ठीक है। ओके, तो ये अलोंग की इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में उसका फोर्स लगा, तो E इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R, ठीक है। इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R एंड वाइल द बी इज नॉर्मल टू R, और मैग्नेटिक फील्ड मीन्स के हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे होती है, आपको यहाँ पे मालूम है कि भाई यहाँ पे जो R हमारा डिस्प्लेसमेंट था, बट हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आई, इज इनसाइड द गोइंग टू पेपर आई, तो इनसाइड द गोइंग टू पेपर आई, तो इसलिए वो क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, ठीक है। ओके, देन आफ्टर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, वाइल बी इज नॉर्मल टू R, ठीक है, बी इज नॉर्मल टू R फाइंड आउट हुई। ओके, देन आफ्टर 6 नंबर देखिए, तो 6 नंबर में आपको क्या लिखना है कि भाई बी इज एंगल डिपेंडेंसी E इज सो नॉट हैव द एनी, ख्याल है कि भाई बी क्या होती है, एंगल पे डिपेंडेंस है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई बी हैज़ एंगल डिपेंडेंसी, बी हैज़ एंगल डिपेंडेंसी और E do not have any, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मीन्स का एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है, ख्याल आया। बी आपकी क्या थी, एंगल पे डिपेंडेंट थी, बट आपकी ई इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एंगल। ओके, देन आफ्टर आपको लिखना है 7 पॉइंट कि बोथ आर इफेक्टेड बाय द मीडियम बट द करेक्टरिस्टिक इज डिफरेंट, मन दोनों की करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, एक के पास म्यू नॉट अवेलेबल है और एक के पास एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू आपको मालूम है 8.85 इंटू 10⁻12, और ऐसे म्यू नॉट की वैल्यू आएगी 4 पाई इंटू 10⁻7। ओके, तो मैं एक लास्ट स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई बोथ आर अफेक्टेड बाय मीडियम बट द करेक्टरिस्टिक इज डिफरेंट, बट उसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी हम बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी, और म्यू नॉट को हम क्या बोलेंगे, परमीएबिलिटी हम बोलेंगे, परमीएबिलिटी, ठीक है। ओके, देन आफ्टर उसको हमको क्या करना है कि भाई रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है परमिटिविटी और परमीएबिलिटी का। ओके,
नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप बिटवीन द एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, मीन्स के परमिटिविटी और परमिएबिलिटी का रिलेशनशिप हमको निकालना है। ओके, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। ओके, तो परमिटिविटी क्या है? तो परमिटिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपकी परमिटिविटी आती है, ठीक है। और परमिएबिलिटी कहाँ पे आती है? परमिएबिलिटी आती है मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि बाय परमिटिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम related to electric field। Okay, permeability is characteristic of medium related to मैग्नेटिक फील्ड। हमारी जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट इज अ परमिएबिलिटी है, वो एक फिजिकल करेक्टरिस्टिक है। वो किसको इफेक्ट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करती है। और परमिटिविटी है, वो भी एक करेक्टरिस्टिक है, वो किसको इफेक्ट करती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करती है, ठीक है। और उसकी क्वांटिटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट की वैल्यू को आपको एक याद रखना है, म्यू नॉट भी एक कांस्टेंट ही होती है। म्यू नॉट की वैल्यू वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। बट मैं क्या कर देता हूँ 4 पाई अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है। और वैसे आपके पास के है, के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। आपने फाइंड आउट किया हुआ है। तो व्हाट इज द के? इज इक्वल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹। देखिए दोनों इक्वेशन, यहाँ पे डिवाइड में 4 पाई है और यहाँ पे भी डिवाइड में 4 पाई है। ये डिवाइड में 4 पाई क्यों आती है? क्योंकि आपका जो सॉलिड एंगल होता है ना, वो सॉलिड एंगल कितना होता है? 720, ठीक है। तो 1 पाई है, तो 1 पाई का मीन्स का यूनिट कितना, एंगल कितना होता है? 180। तो 180 इंटू 4 कीजिए तो 720, दिस इज अ सॉलिड एंगल। इसमें से आपको कोई भी एक लाइन आपको चूज करनी है कि भाई आपके पास ऐसा मानिए कि भाई आपके पास ऐसा कोई एक सॉलिड अवेलेबल है, सॉलिड स्फीयर अवेलेबल है। तो ए वाली लाइन, ए वाली लाइन, ए वाली लाइन, ये पूरा एंगल कितना बनती है? 720 मिलती है। बट आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू आप याद की, मीन्स कि आपको एक पर्टिकुलर लाइन आप चूज कीजिए तो उसका एंगल कितना होगा? 1 होगा। तो आपको ए वाली लाइन की इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी, तो आप क्या कर देंगे 1/720। तो 1 अपॉन यहाँ पे 4 पाई और यहाँ पे भी 4 पाई, ठीक है। और यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मीडियम पे डिपेंडेंट है वो है हमारी परमिटिविटी, और मैग्नेटिक फील्ड में मीडियम पे डिपेंडेंट है वो होती है हमारी म्यू नॉट होती है, ठीक है। ओके, तो ध्यान पर हमको क्या करना है कि भाई ये दोनों को हमको मल्टीप्लाई कर देना है। किस दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है? देखिए मैं यहाँ पे म्यू नॉट को मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ। म्यू नॉट को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो ये आपका इक्वेशन मिला, और यहाँ पे मैं एप्सिलॉन नॉट को मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट को मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए कि भाई 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। देन पर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कि भाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू क्या आती? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और देन आफ्टर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हुई 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 पाई इज कैंसल, और देन अपने 10⁻⁷ है और नीचे में लाऊंगा डिवाइड में तो हो जाएगा प्लस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और देन अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁹ 10⁻⁷, 10⁻⁻16, तो 9 इंटू 10⁻⁻16। ओके, और आपको याद है लाइट ऑफ स्पीड का इक्वेशन, उसकी वैल्यू क्या होती है? c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ होती है। अगर मैंने c का स्क्वायर कर दिया तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 10⁸ का स्क्वायर होगा 16। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/c² लिख सकता हूँ ना। तो ये किसकी वैल्यू है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। और म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ c²। वाई c²? बिकॉज
यहाँ पे सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, सो दैट यहाँ पे 1/c² हो जाएगा। ख्याल आया आपको? ओके, तो ये मैंने यहाँ पे 1/c² मैंने लिख दिया। ओके, तो आप c² को आप सब्जेक्टिव बना दो, तो c² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0ε0, और आप c को सब्जेक्टिव बनाए तो लाइट ऑफ स्पीड, तो c इज इक्वल टू √μ0ε0। ठीक है, और आपको मालूम है जो आपकी एक वेव प्रोड्यूस, एक आपकी लाइट हम इसके ट्रैवलिंग करती है, दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक फैमिली का मेंबर है। ठीक है, ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या मीनिंग हुआ कि भाई उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे ए वाली इक्वेशन से आप मालूम पड़ते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई यहाँ पे का μ0 भी आ रही है और ε0 भी आ रही है। तो μ0 क्या रिप्रेजेंट करती है कि मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करती है, और ε0 क्या रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ओके, तो हमारी जो लाइट मीन्स के हमारी जो लाइट होती है वो ट्रैवल होती है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है, इसलिए c इज इक्वल टू क्या आएगा 1/√μ0 × ये उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ओके, देन पर हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई हमारा जो μ0 है, तो μ0 का यूनिट हमने नहीं निकाला अभी तक, हमने ε0 का यूनिट हमने आगे निकाला था। तो मैं μ0 का यूनिट निकालना चाहता हूँ, तो पहले मैं यहाँ पे dB का मैं इक्वेशन लिख दूंगा जो BO असाइनमेंट में मैंने फाइंड आउट किया था। dB इज इक्वल टू आपको याद रखनी है कि भाई μ0 × IDL × sin θ अपॉन आ जाएगा 4πr²। दिस इज अ BO असाइनमेंट लॉ। ओके, यहाँ पे आपको किसको सब्जेक्टिव बनाना है, μ0 को सब्जेक्टिव बनाना है, क्योंकि आपको μ0 की वैल्यू चाहिए। तो जैसे आपने आगे फाइंड आउट करते थे ऐसे ही आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कूलम लॉ का इसके के वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी। ठीक है, के का यूनिट आपने फाइंड आउट करना था, तो आपने क्या कर लिया था, के को सब्जेक्टिव बना लिया था। ऐसे आप यहाँ पे आपको एक μ0 को सब्जेक्टिव बना देना है। तो μ0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dB × 4πr² अपॉन IDL × sin θ। ओके, कि भाई ये जो dB है मिसके मैग्नेटिक फील्ड हुआ ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या आती है, टेस्ला। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट में लिख देता हूँ टेस्ला। ठीक है, ओके, देन आफ्टर यहाँ पे 4π की तो कोई यूनिट नहीं होती है, r² मीन्स के डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, मीटर। तो यहाँ पे r² है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मीटर का स्क्वायर लिख दूंगा। देन आफ्टर यहाँ पे I का क्या होता है, एम्पियर, तो मैं यहाँ पे एम्पियर लिख दिया। और मीन्स के डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, तो मैंने यहाँ पे मीटर लिख दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मीटर और मीटर स्क्वायर इज कैंसल, सो दैट μ0 का यूनिट फाइंड आउट हुआ टेस्ला × मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेस्ला मीटर और एम्पियर इनवर्स मान आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये उसका यूनिट फाइंड आउट हो गया। देन पर आपको दूसरा दो कंडीशन के बारे में आपको स्टडी करना है कि भाई आपको एक करंट एलिमेंट आपको ऐसा दिया है। ठीक है, और इसमें से आपने एक स्मॉल आपने आइडियल आपने कंसिडर किया और एक आपका पॉइंट यहाँ पे है। ओके, तो एम इसके कितना एंगल बनाती है उसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल बनती है 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री एंगल बनेगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, बी आपकी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। देन आफ्टर एक दूसरा एलिमेंट कंसिडर मैं करता हूँ और उसका पॉइंट मैं यहाँ पे रखता हूँ पी पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे आइडियल मैंने कंसिडर किया IDL, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी मैंने R यहाँ पे भी कंसिडर किया। तो देखिए कि भाई यहाँ पे R और आइडियल के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है। तो sin 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे dB भी क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे dB क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये दोनों केस आपको स्टडी करने से आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई आपका गिवन पॉइंट अलोंग टू करंट कैरिंग एक्सिस होगा, मीन्स के कंडक्टर की एक्सिस में अलोंग होगा, तो वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड आने वाला 0, और परपेंडिकुलर होगा तो क्या आने वाला, मैक्सिमम आने वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस कैरिंग द करंट कंडक्टर इज 0। एक करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं ना हम उसको CCC बोलते हैं। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका हमने इक्वेशन निकाला था F इज इक्वल टू ILB। ओके, तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस में लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस कैरिंग करंट कंडक्टर इज 0। क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है, ओके, आज हम यहाँ तक का रखते हैं।